Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 जून 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। लेकिन आर्टिकल 1 को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है, यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उसके इनफ डिटेल्स के साथ में। और ये वीडियो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ वेरियस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौ पहला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बात करी गई है इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लगभग 11 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट चला। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई, काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। इजराइल ने रॉकेट बरसाए और उधर से फिलिस्तीन से यहाँ पे रॉकेट बरसाए गए, तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद यूएनएचआरसी के अंदर मीटिंग करवाई गई, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। और यहाँ पर बोला गया देखो इजराइल के खिलाफ यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंट्री चाहती हैं कि वो वोट करें। बहुत सारी कंट्री ने जो है उसके अंदर वोट किया, बहुत सारी कंट्री ने उसके अंदर वोट नहीं किया। बहुत सारी कंट्री ने फेवर किया, बहुत सारी कंट्रीज ने फेवर नहीं किया। तो आप कह सकते हो नाउ ये जो मुद्दा है इसके अंदर आप कहोगे इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया ने भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एब्सटेन कर लिया, मतलब इंडिया ने यहाँ पर वोट ही नहीं दिया। तो उसी के चलते हुए जो फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि ये इंडिया ने सही नहीं किया है, क्योंकि इंडिया को वोट देना चाहिए था, इजराइल के अगेंस्ट देना चाहिए था और फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये मैंने आपको ओवरऑल ये सिनेरियो समझा दिया है। नाउ यहाँ पे आर्टिकल में ये ही बोला गया है। देख पाओगे जो फिलिस्तीन है आज के टाइम पर इंडिया को ब्लेम कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो है आप कह सकते हो कि वोट नहीं दिया इस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में समझाता हूँ मुद्दा क्या है। हाँ एक चीज़ और, जो यूएनएचआरसी है वो क्या है इसके बारे में भी जान लो। देखो ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये किसके अंडर में आती है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आती है। बेसिकली इसका काम ये है कि जो आज के टाइम पर ह्यूमन राइट्स है, लोगों के पास अधिकार हैं दुनिया भर में, उन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का ये काम करती है। इस तरीके के पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर देखने को मिले थे इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। ये पिक्चर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। नाउ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉम्बार्डिंग हुई थी, ये तो काफ़ी कम बॉम्बार्डिंग है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हमास की साइड से बहुत सारे लगभग 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट बरसाए गए थे इजराइल के ऊपर। नाउ यहाँ पे हम लोग मैप को देख लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये है इजराइल का मैप। और अब आप कहोगे फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो आपको ये वाला जो रीजन देखने को मिल रहा है जिस यहाँ पर वेस्ट बैंक लिखा है, इसको हम लोग फिलिस्तीन बोलते हैं। यहाँ पर फिलिस्तीनियन रहते हैं। नाउ जो फिलिस्तीन है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो आपको वेस्ट बैंक वाला रीजन देखने को मिलेगा, दूसरा आपको ये गाज़ा पट्टी वाला रास्ता देखने को मिलेगा। इसको गाज़ा स्ट्रिप बोला जाता है, गाज़ा पट्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पट्टी की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी फिलिस्तीनियंस ही रहते हैं, लेकिन दोनों ही जगह में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि ये जो गाज़ा पट्टी है यहाँ पर हमास का कंट्रोल देखने को मिलता है और हमास को बहुत सारी कंट्रीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती हैं। नाउ ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब आप पूछोगे तो ये इस वाले रीजन से हुआ था या फिर इस वाले रीजन से, तो देखो यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि इजराइल का यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी है। अब यहाँ पे जो देख पाओगे गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर हमास का कंट्रोल है। जो अब की बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 11 दिन तक, वो इस वाले रीजन से हुआ था इजराइल के साथ। यहाँ पे क्या करा, हमास ने जो है हज़ारों रॉकेट बरसाए, लगभग 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट यहाँ पर दागे गए इजराइल के ऊपर। और इजराइल ने भी यहाँ पे काफ़ी सारी एयर स्ट्राइक्स करी थी गाज़ा पट्टी के ऊपर। हालांकि इजराइल को इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ, इजराइल के अंदर लोगों की जान वगैरह इतनी क्यों नहीं गई, क्योंकि इजराइल के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जिसको बोला जाता है आयरन डोम सिस्टम। ओके, तो उसकी वजह से इनको इतना लॉस नहीं हुआ, बट गाज़ा पट्टी में बहुत सारे लोगों की जान गई है। ओके, ये तो मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, इसकी हिस्ट्री समझा दी, जो कि अभी ये सब सिचुएशन हुई थी।
नाउ ये मुद्दा उठाया गया यूएनएचआरसी के अंदर और बोला गया कि देखो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। एक तरीके से क्या हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि जो इजराइल है उसने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है गाज़ा के अंदर, क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? तो देखो बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने बोला कि हाँ करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर 24 मेंबर थे, 24 मेंबर में से 9 मेंबर्स ने तो अगेंस्ट में वोट किया। इन्होंने बोला नहीं, हम नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर कोई मेंबर बोलता है हाँ उसके फेवर में बोलता है तो इसराइल को यहाँ पे होगी परेशानी। अगर कोई मेंबर बोलता है ना कि नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर इसराइल को कोई परेशानी नहीं होगी। एट दी थर्ड अगर हम बात करें, कोई अगर वोट नहीं देता है तो उसकी बात अलग ही है। नाउ जो 9 लोग हैं उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, 14 लोग हैं जिनमें इंडिया भी है, उन्होंने एब्सटेन कर दिया, इन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने वोट नहीं दिया। वो है इंडिया, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड, पोलैंड और साउथ कोरिया। उसी के साथ जिन लोगों ने फेवर किया है एक तरीके से वो कौन है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, इन लोगों ने फेवर किया है। इन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से इसराइल को सपोर्ट नहीं दिखाया इन्होंने। उसके बाद जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रिया, ये सब हो गए जिन्होंने अगेंस्ट में यहाँ पर दिया है। नाउ ये क्या है, मतलब कि ये कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि इजराइल के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो। आई होप आपको ये सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम बात करें फिलिस्तीन के स्टैंड के बारे में, तो फिलिस्तीन ने क्या बोला है? देखो फिलिस्तीन ने बोला है कि इंडिया ने अपनी एक अपॉर्चुनिटी खो दी है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए था, डेफिनेटली इंडिया को वोट देना चाहिए था और जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए था। इजराइल के अगेंस्ट में ये वोट जाता, तो ऐसा यहाँ पे कहना है। बोला गया इनके द्वारा, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं कि फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला देखो फिलिस्तीनियों को आज के टाइम पर काफ़ी परेशानी झेलने को मिल रही है, साथ ही साथ इनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो रहा है, काफ़ी इनको डिस्प्लेस किया गया। और डिस्प्लेस का मतलब जब आया ही तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा इजराइल बसा हुआ है ना, ये पूरा एक तरीके से उन्होंने कब्जा रखा है, कब्जा कर करके पूरा का पूरा यहाँ पर ये इजराइल बस चुका है। ओके, हिस्ट्री पढ़ोगे आप इसकी तो आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें पता चलेंगी, कैसे कैसे यहाँ पर ज्यूज़ और अरब्स के बीच में जो है ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। नाउ यहाँ पे आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या है मुद्दा ये है कि इंडिया को एक तरीके से इंडिया के ऊपर फिलिस्तीन गुस्सा है कि वोट देना चाहिए था और फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए था। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया के जो पोजीशन है आज के टाइम पर इजराइल फिलिस्तीन के इशू को लेकर वो क्या है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है, इंडिया की जो पोजीशन है आज के टाइम पर, इंडिया ने सबसे पहली बात इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था 1950 में। देखो मैंने क्या बताया, जो इजराइल है वो कब्जा कर करके बसा हुआ है, तो बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी एज अ कंट्री, लेकिन इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया और इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बन चुका था जिसने पीएलओ को भी और आप कह सकते हो रिकॉग्नाइज किया। एक तरफ से आप देख पा रहे हो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, उसी के साथ ये फिलिस्तीन को भी सपोर्ट कर रहा है। पीएलओ फिलिस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया ने इसको भी सपोर्ट किया और दूसरी तरफ इसको भी सपोर्ट किया। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों पॉलिसी हमने लेकर चली है, स्टार्टिंग से ही दोनों को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। 2014 की बात है, इंडिया ने यूएनएचआरसी के अंदर फेवर किया। इन्होंने बोला इजराइल के द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है गाजा पट्टी में, यानी इजराइल जो है ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, तो इसके खिलाफ में यहाँ पे आप कह सकते हो इंडिया ने फेवर में वोट कर दिया इसके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, 2015 में इंडिया ने क्या करा, यूएनएचआरसी के अंदर से इसके अंदर वोटिंग ही नहीं करी। नाउ अभी भी वही सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसके अंदर वोटिंग नहीं करी। तो आप समझोगे ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ रहा है और इंडिया जो है अपनी 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर चल रहा है, मतलब कि दोनों को ही हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो जीएस पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ये हैं जैसे कि बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, देन उसके बाद ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स एंड देन इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आज का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है चाइना की पॉपुलेशन के बारे में। आपको मालूम होगा चाइना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है क्योंकि चाइना अपनी एक 3rd चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ चुका है। पहले तो इनके पास 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उसको टर्मिनेट करके 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, देन उसके बाद उसको भी टर्मिनेट करके ये 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए हैं। नाउ यहाँ पे अब क्या है, चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स किया, अब इसको यहाँ पे ख़त्म करा और साथ ही साथ 3 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आ चुके हैं। मतलब चाइना अपनी कंट्री में ये बोल रहा है कि हर एक को पास अब जो है 3 बच्चे होने चाहिए, जो कपल है उसके 3 बच्चे होना चाहिए। यहाँ पर चाइना का ये कहना है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये डेटा बीबीसी का है
तो यहाँ पे आप देख पाओगे बताया है कि जो चाइना की पॉपुलेशन है एक्चुअली में बर्थ रेट है ना, जो जन्म ले रहे हैं बच्चे वो बहुत कम ले रहे हैं। तो इनका बर्थ रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ी से गिरना चालू हुआ है कि चाइना को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव करने को ज़रूरत पड़ गई। पहले इनके द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, अब यहाँ पर 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई जा रही है, यानी कि 3 बच्चे हों। उसके साथ आप देख पाओगे कौन कौन से ईयर्स के अंदर लाई गई थी। तो ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। तो 1979 में आप देख पाओगे 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। 2016 में जो है, जब 1979 में आपको बता देता हूँ यहीं पर ही, 1979 के आसपास जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया और 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। उसी के साथ साल 2016 में क्या हुआ, 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया गया, यानी 2 बच्चा नीति। यानी कि इसमें क्या हुआ कि अभी क्या हो रहा था, पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आगे जाके मेजर किया, साल 2010 का जो सेंसस आया उसमें ये पता चला कि चाइना की पॉपुलेशन अब कम होना चालू हो रही है, यानी कि जो बर्थ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। तो 2016 में चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को चेंज किया और लेकर आ गया 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब अब यहाँ पर हर कपल को 2 बच्चे करने होंगे। इस तरह की पॉलिसीज लाई गई और इसके बदले में गवर्नमेंट आप लोग को इंसेंटिव्स देगा। तो आप समझ सकते हो इतनी बुरी सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंसेंटिव्स देने को तैयार है। तो ये ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ अभी करंट सिचुएशन ये है कि साल 2021 के अंदर 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ चुका है चाइना। नाउ अब यहाँ पे देखो 1 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात करी गई है। 1979-80 के आसपास इसको लाया गया। और क्यों लाया गया था, क्योंकि उस समय पर पॉपुलेशन जो है चाइना की काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही थी और ऐसा लग रहा था बहुत सारे फूड एंड वाटर शॉर्टेजेस होंगे और काफ़ी सारे शॉर्टेजेस देखने को मिल भी रहे थे। नाउ उसी के साथ यहाँ पर चाइना ने पूरी यहाँ पे कोशिश करी इसको रोकने की, और आप देख सकते हो फिर उसके बाद ये क्या सिचुएशन हुई कि आने वाले टाइम पर फिर साल 2000 से लेकर 2010 के बीच तक ये बर्थ रेट, इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटने लगी। अब जैसे जैसे कम होने लगी या फिर धीमी गति से बढ़ रही थी, तो उसको देखते हुए चाइना ने बोला हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, हमें अब 2 चाइल्ड पॉलिसी करना होगा। तो इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए साल 2016 में। इन्होंने बोला कि अब जो है जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्यों होगी आगे मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद अब इनका ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला ये मैटर था ये भी बिल्कुल फेल हो चुका। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि देखो 3 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से डाउन हुई है, तो इसको मेंटेन करने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी हमें चाहिए ही होगी। नाउ ये सारी चीज़ें कब करी गई हैं, तो चाइना का 2020 का सेंसस आया। अब 2020 के सेंसस के बाद इन्होंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि उस सेंसस में पता ये चला कि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से घट रही है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे अब जब पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें तो अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने की बात है, पॉपुलेशन कम हो रही है तो इससे क्या मतलब है, पॉपुलेशन किस तरीके से कम हो रही है, बर्थ रेट कम हो रहा है, मतलब जो नए बच्चे हैं वो पैदा नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो उससे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, तो यहाँ पे समझो। अब चाइना के अंदर क्या हो रहा है, बर्थ रेट नहीं हो रहा है, मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो आज के टाइम पर करंट पॉपुलेशन है वो क्या होगी, वो बूढ़ी होती हुई चली जाएगी। यानी ओल्ड एज पीपल की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, और वहाँ पे जो यंगर पीपल हैं उनकी जनसंख्या कम हो रही है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो नए बच्चे हैं वो जन्म नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। यानी जो जवान लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बोला यह जा रहा है कि चाइना जो है वो पूरा बूढ़ा होता जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ओल्ड पीपल हैं ये तो खुद जो है यंगर पीपल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है वो वहाँ पर यंगर पीपल चलाते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है। तो यहाँ पे क्या है कंसर्न, पहली बात तो इनकी लेबर कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना एक ऐसी जगह है जहाँ पर लेबर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये लोग फैक्ट्रीज वगैरह के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे लेबर ज़्यादा है और लेबर की शॉर्टेज वगैरह भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इकॉनमी के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। देखो जब लोग बूढ़े होने लगेंगे तो उनके हेल्थ केयर का ध्यान रखना पड़ेगा, पेंशन्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, तो सरकार को कहीं ना कहीं सोशल स्पेंडिंग भी करनी पड़ जाती है। उसी तरीके से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए भी काफ़ी बुरी सिचुएशन हो जाती है। खासकर यहाँ पर चाइना की बात करिए, चाइना एक डेवलपिंग स्टेट में है आज के टाइम पर, और ये एक मिडिल इनकम कंट्री होने के बाद भी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। और इन ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं, ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। और आज के टाइम भी
चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा आपको लेबर इंटेंसिव फोर्स देखने को मिलेगी, मतलब जो लेबर्स होती है, मजदूर होते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादा वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जब पॉपुलेशन कम होगी तो ये लेबर भी कम होगी, क्योंकि बर्थ रेट कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। अब यही लोग बूढ़े होते हुए चले आएंगे तो एक समय बाद जो बॉडी है वो तो खुद वर्क नहीं करेगी। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो पॉपुलेशन है, ये किस तरीके से गिर रही है, और इसी के गिरने की वजह से चाइना को यहाँ पर आज के टाइम पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। नाउ इसी की वजह से इंडिया के लिए भी कुछ लेसन्स आ जाते हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स उठाने पड़ेंगे। खासकर देखो, जैसे यहाँ पे चाइना ने अचानक से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेकर आया कि भाई अब पॉपुलेशन को रोकना ही है, तो उस तरीके से हम ये चीज़ें ना ही इम्प्लीमेंट करें तो ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नाउ देखो, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है स्टेबलाइज करना, ऐसा नहीं है कम कर देना या बढ़ा देना। तो स्टेबलाइज करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पर ज़रूरत है। देख पाओगे सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर हमने पूरी तरह से रोक लगाने की चालू करी तो फिर उसके बाद आने वाले टाइम पर हम लोग चाइना जैसा एक्सपीरियंस फेस कर पाएंगे। और इनफैक्ट चाइना तो निकल जाएगा आगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर इंडिया को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। नाउ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो लगभग आज के टाइम पर 136-140 करोड़ के आसपास की आबादी है, और दूसरी तरफ चाइना की 141 करोड़ के आसपास की आबादी है। अगर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ये बोलता है कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है कि इंडिया जो है चाइना को क्रॉस कर जाएगा, इंडिया जो है नंबर 1 पर आ जाएगा दुनिया भर में पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, ऐसा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का कहना है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा बोलता है। नाउ अब देखो, एक चीज़ और है कि इंडियन ने काफ़ी सारे मेजर्स ले रखे हैं, खासकर भारत के अंदर बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे एक आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर ने अपील करी थी अपने इंडिपेंडेंस डे जब हुआ है साल 2019 का, तब यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक मेजर उठाया गया था। उसी के साथ यहाँ पर एक और मेजर उठाया गया जिसका नाम है मिशन परिवार विकास। ठीक है, तो ऐसे मेजर हैं, आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है तो इसी टाइप के ये आर्टिकल्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या है ना कि कोई भी आर्टिकल है, जैसे हमने अभी इस आर्टिकल को डिस्कस किया, तो इसके सारे एस्पेक्ट्स हमने यहीं पर कवर कर लिए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी, चाहे वो एमसीक्यू बने, चाहे वो मेंस के लिए आंसर राइटिंग हो, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जितने भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक आंसर राइटिंग फॉर्म में सारे आर्टिकल्स डिस्कस करके दे रहा हूँ। न्यू आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 1 में आपका एक टॉपिक आता है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, तो उसके रिलेटिवली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, नासा ने अपने न्यू मिशंस को लॉन्च कर दिया, एक तरीके से लॉन्च नहीं कह सकते, अनाउंस कर दिया है। तो 2 नए मिशन जाने वाले हैं वीनस के ऊपर। ठीक है, तो वीनस पर ये अपने मिशन भेजेगा, और एक तरीके से क्या क्या करा जाएगा आगे हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीनस कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले तो ये सन है, और सन के बाद आता है मरकरी, फिर उसके बाद वीनस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देन उसके अगले ऑर्बिट में आपको अर्थ देखने को मिलेगा। तो अर्थ के जस्ट पास में ही आपको ये वीनस देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको ये वीनस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, वीनस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन उससे पहले ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो 2 नई प्रोजेक्ट मतलब 2 मिशन कर रहा है नासा, तो उन दोनों में से एक मिशन का नाम है डा विंसी प्लस और दूसरे मिशन का नाम है वेरिटस। तो ध्यान रखना, डा विंसी प्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि ये हम लोग जाएंगे कहाँ पर, वीनस के ऊपर एक तरीके से जाएंगे नहीं, वहाँ पे सर्च वगैरह करा जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिशन किया जाएगा जहाँ पर वीनस के ऊपर का जो थिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडीज़ करी जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे इवॉल्व हुआ है, वहाँ पे ओशियन थे नहीं थे, तो ये सब चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर जो है उस प्लैनेट का यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। और दूसरे मिशन में वेरिटस है, और वेरिटस का में यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पूरा का पूरा जो वीनस है उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसकी कैसे यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि इतिहास क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा। और इससे जो पूरा का पूरा जो स्टडीज़ है ना, इससे अर्थ को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अर्थ के रिगार्डिंग काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हैं वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ना उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये नया मिशन है ये आपको नए नए व्यूज़ देने वाला है, हम लोग को नई नई चीज़ें पता चलेंगी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो वीनस है, खासकर यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसकी वजह से इसको हेल भी बोला जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ना। देखो, वीनस को लेकर कोई ये नया मिशन नहीं है, वीनस को लेकर पहले भी काफ़ी सारे मिशंस हो चुके हैं। जैसे यूएस के लिए आप देख पाओगे, यूएस की तरफ से बहुत सारे मिशंस हैं, एक है मैरिनर सीरीज़, उसके बाद पायनियर है और ये मैगलेन है।
उसके बाद रशिया की तरफ से बहुत सारे मिशन करे गए हैं, जैसे कि वेनेरिया सीरीज़ और उसके बाद वेगास। उसके बाद जापान की साइड से भी काफ़ी सारे मिशन करे गए हैं, आकात्सुकी, यहाँ पे आप देख सकते हो आकात्सुकी। उसके बाद यूरोप की साइड से वीनस एक्सप्रेस। देन उसके बाद इंडिया का भी इनिशिएटिव है, इंडिया प्लान कर रहा है एक नया ऑर्बिटर लॉन्च करने की, जिसका नाम है शुक्रयान। तो 2024 तक हम लोग इस ऑर्बिटर को लॉन्च करेंगे वीनस पर, ऐसी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं। नाउ वीनस के बारे में अगर हम बात करें, तो वीनस का जो नाम है वो रोमन गॉडेस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। एक तरीके से जो गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी बोला जाता है, उनके नाम पर ये वीनस का नाम रखा गया है। वीनस जो है सेकंड प्लैनेट है, सन के बाद आपको देखने को मिलेगा, पहले मरकरी फिर उसके बाद वीनस। और उसी के साथ पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें छठे नंबर पर आता है अपने साइज और मास के हिसाब से। और उसी के साथ सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है, यानी कि काफ़ी चमकता है रात में। अगर हम बात करें सितारों के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है। और बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, आप कह सकते हो जैसे कि बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन वीनस और यूरेनस क्या है, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सेस के ऊपर। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वीनस के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। वीनस को एक हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, क्यों, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे काफ़ी हाई मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी की वजह से वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और जो वीनस पर एक दिन है, एक दिन एक साल के बराबर होता है लगभग। यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी के 243 दिन में, 243 दिन पृथ्वी के, तो उतने दिन में वीनस एक बार रोटेट करता है, और वहाँ का एक दिन एक साल के बराबर होता है। यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो, आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा। नाउ वीनस और अर्थ से थोड़ा सा हम रिलेशन देखेंगे, तो वीनस को अर्थ का जुड़वा भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ जैसी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं वीनस के अंदर, जैसे इसका मास, साइज, इसकी डेंसिटी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और पास में ही लोकेटेड भी है, और मतलब कि इतना क्लोजेस्ट है दोनों के दोनों, मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किसी के बीच में भी नहीं है। ओके, नाउ उसके बाद कुछ रीजंस हैं जिसको हम लोग वीनस को स्टडी कर रहे हैं, और इसको स्टडी करने के पीछे के रीजंस ये हैं कि देखो, हम लोग ये पता लगा सकते हैं, अगर वीनस को हम लोग ऊपर पता लगाएंगे कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो उससे हमें अर्थ के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी। साथ ही साथ अर्थ के जो क्लाइमेट है उसको लेकर भी हमें काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करेंगे, पहला ह्यूमन केस देखने को मिला H10N3 का। ये एक बर्ड फ्लू है, आपको मालूम होगा, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में चाइना ने रिपोर्ट किया है पहला केस ह्यूमन इन्फेक्शन का H10N3, यानी कि पहली बार ये किसी इंसान को हुआ था। और कहाँ पर, चाइना के जियांगसू प्रोविंस के अंदर। और ये जो इंसान है एक तरीके से 40-41 साल का था, लेकिन ये हॉस्पिटल गया और सही हो गया, ठीक है। फिलहाल ये पहला इन्फेक्शन इंसान के अंदर देखने को मिला, तो ये काफ़ी वरी वाली सिचुएशन है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं होगा जैसे कोविड है, उस तरीके से यहाँ पर ये नहीं फैलेगा। तो कुछ की पॉइंट्स है, वो क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। H10N3 एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, इसको हम लोग बर्ड फ्लू वायरस बोलते हैं। बर्ड फ्लू वायरस जनरली बर्ड्स के अंदर ही फैलता हुआ नजर आता है, पोल्ट्री के अंदर फैलता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम से इंसान के अंदर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन काफ़ी कम तरीके से ट्रांसमिट होता है, लेकिन हो सकता है कभी भी, देखो कुछ भी हमें पता नहीं है, कभी भी बहुत सारे डेटा है जिसमें यहाँ पर ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको ये पता चल गया बर्ड फ्लू के बारे में। ये बेसिकली, इसका पहली बात तो नाम याद रखना, और ये एक लो पैथोजेनिक है, मतलब कि बोला ये जा रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। अगर किसी को होता है भी, किसी भी जानवर को होता है, और या फिर इसके जो स्ट्रेन्स है वो काफ़ी कम होते हैं, और उसी के हिसाब से ये वायरस जल्दी से ठीक भी हो जाता है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। नाउ ये जो बर्ड फ्लू है इसके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बर्ड फ्लू को ही एवियन इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। यह हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज होता है, ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है, जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होती हैं, यानी ऐसी बर्ड्स जो कि आपको फूड देती हैं, जैसे कि चिकन हो गया, ठीक है, चिकन खुद फूड बन जाता है, चिकन हो गया, टर्की हो गया, क्वेल, गिनिया, तो ये सब यहाँ पे बर्ड्स है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये बर्ड फ्लू। और मैमल्स वगैरह के अंदर काफ़ी कम होता है, लेकिन कभी कभार एक आध केसेस देखने को मिल जाते हैं। नाउ इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप्स कितने होते हैं, तो ध्यान रखना, इन्फ्लुएंजा वायरस को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर, A, B, C। ए टाइप में क्या होता है, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, साथ ही साथ ये जूनोटिक भी हो जाता है। जूनोटिक मतलब ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि AH5N1, AH7N9 और उसके बाद AH9N2 और उसके बाद AH1N3, H10N3 बेसिकली आप कह सकते हो। तो ये तो अभी हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद ये वाला काफ़ी खतरनाक है H5N1 और काफ़ी कॉमन भी देखने को मिलता है। उसी के साथ जो H7N9 डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे ये वाला बर्ड फ्लू हो जाता है। नाउ बोला ये जा रहा है जो बी और सी हैं वो ज़्यादातर, ये तो सारे ए कैटेगरीज वाले हो गए, ठीक है। हमने देखा था ये 3 टाइप्स के हैं, ए बी सी में तो ए कैटेगरीज वाले ये हो गए, ये टॉप के सारे जो हैं बर्ड फ्लूज़ हैं। उसके बाद बी एंड सी की बात करें तो ज़्यादातर ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और थोड़ी छोटी मोटी डिजीज़ हो जाती हैं और बाकी वो बाद में सही हो जाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस को क्लासीफाई किया जाता है 2 सब टाइप्स में। यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर भी 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक है HA, दूसरा NA। HA मतलब हेमाग्लूटिन और NA मतलब न्यूरामिनिडेस है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, हेमाग्लूटिन और न्यूरामिनिडेस ये 2 चीज़ें हैं, इसी के बेसिस पर ये नाम रखा जाता है। अब मान लो ये जो वायरस है H7N9, तो यहाँ पे इसका नाम कैसे रखा गया, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्रोटीन है ये HA वाला प्रोटीन 7 प्रोटीन थे और NA वाले 9 प्रोटीन थे, तो उस हिसाब से इसका H7N9 नाम रख दिया गया और ये काफ़ी खतरनाक देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इनका नाम रखा जाता है। आई होप आपको ये ध्यान रखोगे आप इसको। और ये हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, मैंने जैसा बताया H7N9 एक डेंजरस इन्फ्लुएंजा है, काफ़ी खतरनाक यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ H5N1 की बात करें तो ये काफ़ी कॉमन है, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आता है, स्पेशली पोल्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। ना उसका इम्पैक्ट क्या है, देखो इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादातर अगर कंट्री के अंदर हो रहा है तो वो ज़्यादातर इन जो फ्लॉक्स वगैरह जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके अंदर ही चिकन वगैरह के ऊपर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बचाव क्या है, बचाव ये है साफ़ सफाई आप रख सकते हो, जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखोगे उतना आप फ्लू और वायरस से बच पाओगे। इरेडिकेशन इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आपको पता चला आपके हत्थे लग गया है कोई जानवर जिसके ये अंदर देखने को मिल रहा है तो उसको मार देना यहाँ पर एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन माना जाता है। तो उसको मार कर यहाँ पर जो है वायरस को हम फैलने से रोक सकते हैं, सॉरी इस फ्लू को हम फैलने से रोक सकते हैं ना। उसके बाद इंडिया का स्टेटस अगर हम देखें तो पहला बर्ड फ्लू का केस इंडिया के अंदर देखने को मिला था लगभग दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, आपको मालूम होगा एवियन इन्फ्लुएंजा। और पहले भी 2019 में इंडिया को डिक्लेयर करा गया था कि इंडिया एक एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा बर्ड फ्लू ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें नोटिफाई करी गई थी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE के द्वारा। और OIE क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करना दुनिया भर में। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी फ्रांस के अंदर जो पेरिस है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग लेक्चर को समाप्त, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये वाला आर्टिकल भी आप GS पेपर 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। हेल्थ और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ये 2 टॉपिक्स आ जाते हैं जहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भी एक आर्टिकल है लेकिन उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, वहाँ पे टीनेंसी के बारे में बात करेंगे, वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल होने वाला है, तो उसमें और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ओके नाउ देखो जो डेली बेसिस पर ये वीडियो आ रहा है आजकल मैं 5 से 8 आर्टिकल डिस्कस भी करता हूँ। अगर हम एक दिन में 5 आर्टिकल भी डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से इस डिटेल्स के साथ में, वो इनफ है, वो इनफ है बिल्कुल, क्योंकि ये आज के आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, एकदम टॉप के आर्टिकल्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है और हर तरीके से हिट किया है। नाउ इसी के साथ लेक्चर को करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम्स होती है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर से वो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग इसके PDF को। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।